Hello students, once again in one more video I am in front of you. Today's topic is fundamental rights under the Constitution. Dear students, this is last topic of this chapter. In last video we have just discussed about the directive principle of state policy, and under the directive principle of state policies we just study that it's nothing but it's the futuristic ambition or goal that has to be achieved by a country. किसी देश के द्वारा आने वाले समय में प्राप्त करने वाले डिफरेंट गोल्स और प्रिंसिपल्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं. आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज. राइट, whenever we talk about the rights, no doubt right is necessary, right, but whenever we talk about the duties, then duty just makes ideality. अधिकार से जब कुछ अधिकार हमें मिलता है तो उस अधिकार के साथ हमारा लाइफ कंफर्टेबल हो जाता है अनडाउटेडली, लेकिन अगर ड्यूटीज जो है, अगर हम ड्यूटीज के प्रति अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो ये मतलब ये सोसाइटी हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा. ठीक है, तो राइट, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जस्ट गो हैंड बाय हैंड. जहाँ पर आपका राइट है वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हेनेवर यू आर इन क्लास, द गुड स्टडी, गुड टीचिंग, good education is your rights, but to protect your school is your responsibilities. आप अपने घर पे जाते हो, अपने मम्मी से पापा से अधिकार के बारे में बहुत बात करते हो. ठीक है, हमारा अधिकार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है. अगर हम केवल अधिकार के प्रति सजग रहें, हम अधिकार के प्रति एक्टिव रहे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, ड्यूटीज के प्रति अनरिस्पॉन्सिबल रहे, तो ये सही नहीं होगा और एक आइडियल सोसाइटी की फॉर्मेशन नहीं होगी. फॉर मेकिंग और क्रिएटिंग एन आइडियल सोसाइटी एज वेल एज आइडियल नेशन, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट फॉलो द डिफरेंट ड्यूटीज. सो फ्यू ऑफ द fundamental duties that is necessary to be followed by every citizens of our country for making our country ideal, for making our society ideal, it is just added in Indian Constitution. Dear students, fundamental duties ये मोरल राइट्स के रूप में कह सकते हो. मोरल ड्यूटीज ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आप फॉलो नहीं करते हो, नहीं मानते हो तो आप कानून के नज़र में आपको मतलब कि इन्फोर्स किया जाएगा. कानून इसके लिए इन्फोर्स तो नहीं करती है, लेकिन ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जरूर होती है. जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करना, जस्ट गिव ऑनर टू योर एल्डर्स ऑफ योर फैमिली, इट्स योर ड्यूटीज, इट्स योर मोरल वैल्यूज. सो यू कैन से फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल वैल्यूज टूवर्ड्स द नेशन. आपको अपने देश के प्रति, ठीक है, जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ये फंडामेंटल ड्यूटीज बताती है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नेशंस के प्रति, ठीक है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, हमारा क्या सेंटिमेंट्स होना चाहिए, हमारा क्या इमोशंस होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. राइट, dear students, you can say the rights and responsibilities are like head and tails of a coin. जिस तरह किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, तो उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो फेस हैं. एक फेस जो जिसको कि हम फंडामेंटल अगर राइट्स का है, तो दूसरा फेस जो उसका है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द फंडामेंटल राइट्स, fundamental rights and fundamental duties are just head and tails of a coin. Now just see what just written on your whiteboard. The fundamental duties are moral responsibility for the citizens of India.
देश में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, उस सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि प्रत्येक सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड, these duties of a citizens were added to the constitution in 1976। स्टार्टिंग में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम मोरल फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड नहीं किया गया था। आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स भी आपको बाद में ऐड किया गया। उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 1976 में होने वाले अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। इट वाज जस्ट मेड द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। Now they cannot be enforced by law. Well, there is very much more important of this statement. They cannot be enforced by the law means what? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो दिया हुआ है इसको आप फॉलो नहीं करते हो तो कानून के नज़र में आप दोषी हो। इसके लिए कानून आपको इन्फोर्स नहीं कर सकती है, इसके लिए कोर्ट आपको पनिशमेंट नहीं दे सकती है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रोड पे जाते हुए कोई बड़े आदमी को अगर बीमार पड़ा हुआ है, अगर उसको हेल्प नहीं करते हो तो इसके लिए जब आपको क्या है, पनिशमेंट तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको है ना, कि जब आप जा रहे हो, कोई बीमार है या कुछ गिर गया तो उसको जा करके उसके साथ सिंपैथी फील करें, सिंपैथी दें उसके साथ। तो वही द सेम थिंग हियर कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए यू विल बी पनिश्ड। मीन्स कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कोई इन्फोर्स लॉ नहीं कर सकती है, कोर्ट इसके लिए पनिश नहीं कर सकती है, बिकॉज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज हैंड बाय एंड एज आई एक्सप्लेन यू कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। If there is only rights, then this is not possibility to make the society ideal. Now, few following are few fundamental duties which is added in Indian Constitution. कहता है पहला है to abide by the Constitution। कहता है संविधान में हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट हमेशा बनाना होना चाहिए, उसके प्रति हमारा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड रिस्पेक्ट इट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कहता है हमें अपने भारतीय संविधान को, अपने राष्ट्रीय झंडा को और अपने राष्ट्रगान को क्या करना चाहिए, उसके प्रति विश्वास और उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, ऑनर होनी चाहिए। Second, to cherish and follow the noble ideal of the freedom struggle। मतलब वे जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फ्रीडम फाइट हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, और जिसमें जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं हुए, उन सारे इंसिडेंट के प्रति हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, और उसके प्रति हमें ऑनर फील करना चाहिए। ठीक है, चाहे 1857 का रिवोल्ट हो, ठीक है, विच हैज़ अ वेरी मच मोर इम्पोर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री। यू विल स्टडी फर्दरली इन स्टैंडर्ड 8, a separate chapter is just added to your history syllabus, right? So to cherish and follow the noble ideals of freedom struggle। जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए, उन सारे इंसिडेंट के प्रति हमें क्या होना चाहिए, मतलब उससे हमें एक्साइट होना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए, उससे हमें लर्न करना चाहिए कि किस तरह से आज जिस सिचुएशन में है उसको हमने कैसे अचीव किया है। कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी। कहता है प्रत्येक हाल में इन ईच एंड एवरी सिचुएशन वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सोवेरेनिटी। अब एक बात है, आपको मैंने पहले अर्लियर वीडियोज में भी बताया है कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है किसी देश की संप्रभुता, जिस राइट्स के तहत कोई दुनिया का कोई दूसरा कंट्री या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको डिसीजन लेने में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करे। वट एवर द इंडियन गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन, राइट, देयर इज नॉट इंटरफेरेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री और एनी
बिग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि आर्टिकल 370 हमें कश्मीर से हटाना है, तो हटाने के बाद इवन यूएनओ हो या अमेरिका हो, किसी दूसरे कंट्री ने किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। वाई? बिकॉज इंडिया इज अ सॉवरेनिटी, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो सॉवरेनिटी के तहत किसी गवर्नमेंट की या किसी नेशन की राइट होती है उसके डिसीजन में किसी दूसरे का किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा। तो हमें अपनी संप्रभु में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मतलब चाहे उस सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जिससे कि हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी पर किसी तरह का खतरा आए। राइट? कहता है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जस्ट अंडरस्टैंड दीज थ्री टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। In sovereignty, unity means what? Whatever the different states, different peoples belonging from the different religion, different caste, different traditions are living together in the name or on the name of India. भारतीय के नाम पर हम भले हिंदू हैं, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, बिहार के हो, बंगाल के हो, पंजाब के हो, ऊंची जाति के हो, नीची जाति के, डजेंट मैटर, हम सभी क्या है? हम सभी में ब्रदरहुड है, हम सभी मिलकर के एक है, और एक क्या है? इंडियन है। ठीक है? तो हमें देश की एकता के नाम पर, ठीक है, संप्रभुता के नाम पर, सॉवरेनिटी के नाम पर और इंटीग्रिटी, किसी भी कंडीशन में हम सब डिवीजन नहीं करेंगे अपने। ये नहीं कि हमारे कंट्रीज में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के हैं, तो रिलीजन के नाम पर हम अपने कंट्री का डिवीजन कर लें। ठीक है? हमें ऐसा कोई ऐसा वर्क नहीं करना होगा जिससे कि हमारे कंट्री की इंटीग्रिटी पे कोई खतरा है। आज देखते हो कि रिलीजियस कोई राइट्स होता है तो गवर्नमेंट एक्टिव क्यों हो जाता है कि धर्म के नाम पे क्या होना चाहिए? देश की बंटवारा ना हो जाए। तो हमें इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। राइट? Now the last one, to defend the country and render national service when required। कहता है हमें अपने देश का को डिफेंड प्रत्येक सिचुएशन में करना चाहिए। राइट? किसी भी तरह का डिसीजन हो तो हमें देश की प्राइड से ले किसी भी तरह की समझौता नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट मेक एनी टाइप ऑफ कंप्रोमाइजेशन ऑन द नेम ऑफ आवर कंट्री, ऑन द नेम ऑफ आवर नेशन। देश को हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसके साथ साथ और देश को जब भी ज़रूरत हो तो देश की सेवा करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है? वी शुड ऑलवेज रेडी टू कंट्रीब्यूट फॉर आवर नेशन। देश को बचाए रखने के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश की प्राइड को मेंटेन रखने के लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देश सेवा का मतलब क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्विस फॉर द नेशन? बाय ओनली फाइटिंग एट द बॉर्डर? क्या बॉर्डर पर लड़ना ही देश सेवा है? नहीं। व्हाट यू वांट बाय playing your role honestly, you can do the service for nation। चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे हम टीचर्स हैं, चाहे फार्मर है, चाहे बिजनेसमैन है, वो सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी को, अपनी अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी से करके देश की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में या लद्दाख में जो खड़े हमारे जवान हैं वही देश की सेवा करते हैं। वो किसान जो खेत में गेहूं और चावल उपजा करके हजारों लाखों लोगों को पेट भरता है वो भी देश सेवा करता है। एक टीचर जो सैकड़ों बच्चों को पढ़ा करके उसे एक आदर्श नागरिक बनाता है वो भी देश सेवा करता है। और एक स्टूडेंट जो कि ईमानदारी से पढ़ता है और ईमानदारी से पढ़ के कुछ बनता है और देश के लिए कोई डिस्कवरी करता है, कोई इन्वेंशन करता है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर में कुछ काम करता है तो वो भी देश सेवा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर द सर्विस ऑफ नेशन। तो विद दिस वर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस important chapter,
Now we in the next video will come in front of you with few more important questions. Thank you. Have a nice day. But don't forget one thing, to complete your notes properly, study and view every video continuously, part by part. Thank you. Have a nice day.